हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं। आपका सही आंसर होगा 5 वर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं व्यंजनों के। आप बोलोगे क वर्ग होता है, उसके बाद च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, और त वर्ग होता है, और प वर्ग होता है। तो ये जो 5 वर्ग हैं ये हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के वर्ग होते हैं। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग में। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 पंजे 25। कुल कितने अक्षर होते हैं इन 5 वर्गों में? आप बोलोगे 25 अक्षर होते हैं। और इन सभी अक्षरों को हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा कि इसमें आपका करण कारक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। आप बोलोगे कारकों की संख्या 8 होती है। 8 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अलग होने के संदर्भ में संबंध का के की, और अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे इत्यादि। तो ये जो 8 कारक हैं, इन 8 कारकों का प्रयोग होता है हिंदी में। और श्री राम ने बाण से बाली को मारा, तो बाण से यहाँ पे कौन सा कारक होगा? आप बोलोगे करण कारक, क्योंकि करण कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? तो से होता है ना, बाण से। तो चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि सच्चिदानंद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं। तो दोहा का जो ठीक उल्टा छंद होता है, उस छंद को हम किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं उस छंद को? आपका सही आंसर होगा, दोहा का उल्टा जो छंद है वो सोरठा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? एक होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। तो चलिए, दोहा का उल्टा कौन सा होता है? आप बोलोगे सोरठा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्य भेद हैं। तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? आपका सही आंसर होगा कि अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका सही आंसर है कि इस अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है आपसे। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप बोलोगे कि सामान्य रूप से संज्ञा के जो है वो आपके 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद में से आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हम किस संज्ञा को बोलते हैं कि जिसमें किसी जाति का बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे जो मनुष्य है, मनुष्य ये किसी जाति का बोध करवा रहा है। मनुष्य कौन सा मनुष्य? मतलब इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल अर्थात स्त्री भी हो सकती है, और पुरुष भी हो सकता है। तो चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं। आपका सही आंसर होगा कि उसको अल्पभाषी कहते हैं।
क्या आप कहते हैं उसको, अल्पभाषी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को हम अल्पभाषी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है। तो कृपया जाएं यह कैसा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य होगा ये, आपका सही आंसर होगा कि ये अनुरोधवाचक वाक्य होगा। कृपया जाएं अनुरोधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा, आज्ञावाचक नहीं होगा। तो कौन सा होगा, अनुरोधवाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो द्वितीय राजभाषा क्या है उत्तराखंड की, आपका सही आंसर होगा संस्कृत। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है, आप बोलोगे 2010 में घोषित किया गया है। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, मैच करना आपको। तो ये जो बीजक है ये किसका कविता संग्रह है, आप बोलोगे कबीरदास का है। तो इस हिसाब से आपको मैच करना है। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलो एक का चार होगा, अर्थात महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखा गया है। और यहाँ पे तीन दूसरे का तीसरा होगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखा गया है। और दूसरे का इसका कब ये हो गया और इसका का पहला होगा। तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। तो पीने की इच्छा के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि ये आपका पिपासा होगा। तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द उसको क्या कहते हैं, पिपासा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संगतकार कविता के कवि हैं। तो संगतकार नामक जो कविता है ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, इसके कवि कौन होंगे, आपका सही आंसर होगा कि ये मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो शायद वर्षा हो ये किस प्रकार का वाक्य होगा, आपका सही आंसर होगा कि यह संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो शायद वर्षा हो इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, शायद हो भी सकती है अर्थात नहीं भी हो सकती है। तो ये संदेहवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया है यहाँ से। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, आपका सही आंसर होगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप बोलोगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, आप बोलोगे 14 सितंबर को। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फूल देई त्योहार मनाया जाता है। तो फूल देई होना चाहिए, फूल देई जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा कि फूल देई जो त्योहार है ये आपका चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपको बताना है। इजी प्रश्न है। तो आपका सही आंसर होगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी।
तो लिपि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी, ऐसा जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो रोमन, ये क्या है, एक लिपि है। और रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? आप बोलोगे अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? आप बोलोगे रोमन है। और चलिए, और गुरुमुखी, गुरुमुखी ये भी एक प्रकार की क्या है, लिपि है। इस गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? आप बोलोगे जो पंजाबी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि दिग्गज शब्द में कौन सी संधि होगी? तो दिग्गज नामक जो शब्द है यहाँ पे, इसमें कौन सी संधि होगी? आपका सही आंसर होगा कि दिग्गज में व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अब दिग्गज शब्द में व्यंजन संधि क्यों होगी? अब दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप बोलोगे कि दिक् धन क्या होगा? दिक् धन अग्गज होगा। तो चलिए, आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी व्यंजन संधि होगी। तो चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि क का ग हो रहा है, क का ग हो रहा है। और क का ग ये किस प्रकार के संधि में होता है? आप बोलोगे व्यंजन संधि में होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है यहाँ पे? आपका सही आंसर होगा कि शुद्ध जो शब्द है वो यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो सृजन जो शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि सृजन जो शब्द है इसका सही विलोम विनाश होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो सृजन का मतलब होता है खोज करना, मतलब नई नई वस्तु का खोज करना, सृजन। तो और इसका जो विलोम है उल्टा क्या होगा? विनाश करना। ऑप्शन ए आपका सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। इस तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।